हाय वगैरह बाद में करेंगे। एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द शो काल भैरव रहस्य। ये स्टार भारत पे आता था। इसके 2 सीजन्स हैं। मैंने दोनों सीजन्स के बारे में बात करी है इस वीडियो में। दोनों ही सीजन्स एक ऑथर है इंद्र सौंदराजन, उनकी 2 नॉवेल्स हैं, उन पर बेस्ड है। और ये जो शो है काल भैरव रहस्य, इसकी जो सेटिंग है ये एक टेम्पल के अराउंड है, जो काल भैरव का टेम्पल है, जहाँ पर ये दिखाया है कि अगर उस टेम्पल में कोई शाम होने के बाद या सनसेट के बाद रहता है तो वो वापस नहीं आता। क्यों वापस नहीं आता, इसके पीछे कौन है, ये आपको स्टोरी सुनने के बाद पता चल ही जाएगा। इसलिए ज्यादा बकवास नहीं करते, चलिए पंचायत बिठाते हैं। ओके सो कहानी शुरू होती है सिद्धपुर विलेज से, जहाँ एक प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर है। और इस मंदिर का एक ही स्ट्रिक्ट नियम है, सूरज ढलते ही कोई मंदिर में नहीं रुक सकता। लेकिन हमारा हीरो रिपोर्टर इंद्र थोड़ा ज्यादा ही करेजियस है, तो वो रात को सीक्रेटली मंदिर में रुक जाता है एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए। जिसके बाद रात को ढोल ताशे की आवाज सुनाई देती है और अगली सुबह इंद्र की लाश मिलती है। और इसी मिस्टीरियस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं इंस्पेक्टर अक्षय, जिन्होंने भी वही गलती की, उसी काल भैरव मंदिर में रात बिताने की। फिर क्या, एक गोली की आवाज आती है और अगले दिन अक्षय गायब। तो विलेजर्स को समझ में आ गया, विलेजर्स डर गए कि ये तो भगवान काल भैरव का प्रकोप है। जिसके बाद एंट्री होती है नंदू नाम के एक सीधे साधे लड़के की, जो गांव के पंडित जी का असिस्टेंट बन के आता है। और नंदू स्मार्ट दिखाया है, तो वो गांव के जो ठाकुर साहब हैं, दादा ठाकुर, उनकी बेटी नम्रता और पंडित जी की बेटी गौरी से दोस्ती कर लेता है। अब जो वो इंद्र था, उसकी जो विडो है प्रीति और उसकी बेटी मिंटी, वो इस गाँव में आते हैं कि सच पता करने की हुआ क्या था। और प्रीति पर दादा ठाकुर का बेटा आदित्य फिदा हो जाता है। अब आता है बड़ा रिवील। ये जो नंदू है ना, जो पंडित जी और दादा ठाकुर की बेटी से दोस्ती करके बैठा है, वो कोई ऐसे ही सीधा साधा बंदा नहीं है। ये एक्चुअली जो इंद्र है उसका छोटा भाई है और इसका असली नाम है राहुल। और वो भी गांव में इसी पर्पज से आया है कि वो अपने भाई के कातिलों का पता कर सके। एंड नम्रता और आदित्य जो है, इनको ये सच पता चल जाता है, लेकिन वो इसको सीक्रेट ही रखते हैं, उसको प्रॉमिस कर देते हैं कि वो इसे सीक्रेट रखेंगे। जिसके बाद राहुल और नम्रता को इंद्र का एक कैमरा फुटेज मिलता है, तो वो लोग बहुत होपफुल हो जाते हैं कि पता नहीं क्या मिल जाएगा। लेकिन अफसोस, उसमें कुछ खास हाथ नहीं लग पाता। फिर जन्माष्टमी आती है और दही हांडी का कॉन्टेस्ट हो रहा होता है, तो राहुल जीत जाता है उसमें। तो दादा ठाकुर ये सब देख लेते हैं और वो बोलते हैं कि मांग, तुझे क्या मांगना है। तो राहुल जी बोलते हैं कि मुझे काल भैरव मंदिर में एक रात बितानी है। तो उसकी ये विश ग्रांट हो जाती है और वो काल भैरव मंदिर में एक रात बिताता है। जिसके बाद वो बच तो जाता है पर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जिसके बाद दादा ठाकुर को पता चल जाता है कि ये नंदू ही राहुल है और वो इंद्र की पूरी फैमिली जो गाँव में आकर बस गई है, उन्हें गाँव से बाहर फेंक देते हैं। अब राहुल को लगता है कि कोई इंसान काल भैरव का रूप धारण करके लोगों को मार रहा है। तो पहले तो वो गाँव के सरपंच और ठाकुर पर शक कर रहा होता है, पर वो दोनों बेचारे निर्दोष निकलते हैं। फिर दूसरी तरफ ना एक लव ट्रायंगल और शुरू हो गया है। जो गौरी और नम्रता है, उन दोनों को राहुल से प्यार हो गया है, पर राहुल का ध्यान सिर्फ अपने भाई के कातिल पर लगा हुआ है। फिर क्या होता है, मैंने बताया ना, एक दही हांडी कंपटीशन में ये राहुल जीत गया था, वजह से उसने दादा ठाकुर से बोला कि उसको उस मंदिर में रात बितानी है। उसी दही हांडी कंपटीशन को 10 साल से दादा ठाकुर का एक बॉडीगार्ड है लखनपाल, वो जीत रहा था। और वो उस कंपटीशन का इस बार विनर बन के गौरी का हाथ मांगने वाला था दादा ठाकुर से एज प्राइज। लेकिन ये राहुल जीत गया, तो लखनपाल को आई गुस्सा और उसने गौरी को रात में काल भैरव मंदिर में ले जाकर बंद कर दिया। तो गौरी डिसाइड करती है कि वो अब इस मंदिर में बंद हो गई है, तो वो पूरी रात काल भैरव की पूजा करेगी और ऐसे ही रात काटेगी। एंड वो यही करती है और मिराक्युलसली बच जाती है, उसको कुछ नहीं होता। और इसके बाद से गौरी को कुछ अजीब सपने आने लगते हैं। अजीब मतलब इस टाइप के अजीब कि जो भी वो देखती है वो सच होने लगता है। एंड फिर रिवील होता है कि ये सारे खून स्टोरी में कर कौन रहा था। ये सारे खून किसी और ने नहीं, बल्कि हमारी प्यारी नम्रता कर रही थी जी, ठाकुर साहब की बेटी। और अभी तो रुको, हमारी जो ये नॉट सो नम्र नम्रता है, इसके भाई को जब ये पता चलता है कि उसने इतने सारे मर्डर्स कर दिए हैं, तो नम्रता बिना किसी झिझक के अपने ही भाई का मर्डर भी कर देती है। जिसके बाद दादा ठाकुर को ये बात पता चलती है, तो दादा ठाकुर लड़ने की भी कोशिश करते हैं, पर नम्रता उन्हें भी पकड़ लेती है। जिसके बाद नम्रता रिवील करती है कि वो अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। जिसे किसने मारा था गेस करो, दादा ठाकुर ने। एंड वो ये भी बताती है कि उसका एक मिशन है कि वो गाँव में छुपे हुए 9 सोने के शिवलिंग ढूंढ रही है, जिसे नवमणि कहा गया है। और हाँ, वो जो राहुल से प्यार वाली चीज है वो सच्ची है, उसको राहुल से प्यार है, तो उसे राहुल भी चाहिए। एंड वो जितने भी ये खून वगैरह कर रही है, इसका इल्जाम वो ऐसे सेटअप करना चाहती है कि सारा का सारा दादा ठाकुर पर आ जाए। अब नम्रता तो राहुल को पाना चाहती है, लेकिन राहुल को प्यार हो चुका है गौरी से और दोनों की फैमिलीज भी मान जाती है इस रिश्ते के लिए। पर गौरी बोलती है कि पहले गाँव में शांति हो जाने दो, फिर शादी कर लेंगे। जिसके बाद शुरू हो जाती है वो 9 शिवलिंगों की खोज। अब नम्रता जो है ना, वो अभी भी मासूम बनने का नाटक कर रही है सबके सामने। गौरी या राहुल को नहीं पता है कि नम्रता की असलियत क्या है, तो वो गौरी का यूज करती है
गौरी के सपनों का यूज करती है उन 9 शिवलिंग्स तक पहुंचने के लिए। एंड अंदर ही अंदर गौरी को मारने का प्लान भी बना रही होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उन दोनों में प्यार हो गया और उसको नहीं पसंद आ रहा वो। और ये जो मिशन है इसमें एक है डॉक्टर श्रीवास्तवा, एक है राहुल और एक है सीआईडी ऑफिसर यशपाल, ये भी हैं। अब ये जो नम्रता है ना, इसकी एक फ्रेंड है लतिका, जो उसकी सीक्रेटली हेल्प कर रही है दादा ठाकुर को और लखनपाल को किडनैप करके रखने के लिए। उसके पास है ये दोनों इस समय, और नम्रता लगी हुई है शिवलिंग ढूंढने में। और नम्रता को 5 शिवलिंग मिल भी जाते हैं, पर उसके बाद गौरी को नम्रता पर हो जाता है शक, जिसके बाद वो दादा ठाकुर और लखनपाल को ढूंढने निकलती है और उन्हें बचा लेती है उनके चंगुल से। एंड उसे इवेंचुअली नम्रता की असलियत भी पता चल जाती है, तो वो उसका पर्दाफाश करने का प्लान बनाती है। उधर नम्रता जो है वो लगी हुई है 7वां शिवलिंग ढूंढने में। तो नम्रता और राहुल को एक बंदा मिलता है जिसके पास वो शिवलिंग होता है, और उस बंदे को ना काला जादू आता होता है। तो नम्रता उसे अपनी बातों में फंसाकर उससे वशीकरण, काला जादू ये सब सीख लेती है, ताकि वो राहुल को अपने कब्जे में कर सके। और लतिका जो थी ना, उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, तो वो उसको समझाती है, पर नम्रता नहीं मानती। वो राहुल पर ब्लैक मैजिक कर देती है। और गौरी जो है उसको तो पहले से पता है नम्रता का सच, तो वो राहुल को बताना चाहती है कि उसके साथ क्या क्या करने का सोच रही है वो। लेकिन तब तक तो राहुल पर वशीकरण हो चुका था, तो वो उसके प्रभाव में गौरी को मारने निकल पड़ता है, बट लतिका उसको बचा लेती है। और अब आता है द अल्टीमेट ट्विस्ट। जो हमारा इंद्र था ना, जो रिपोर्टर था, मंदिर में फंस गया था, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे हैं, वो अभी जिंदा है। वो सेठ जी के नाम से घूम रहा है गाँव में, और उसने ना अपनी मौत का नाटक सिर्फ उन सारे 9 शिवलिंग को चुराकर अमीर बनने के लिए किया था। और ये जो लतिका है ना, ये इंद्र की दूसरी पत्नी है और ये उसके साथ मिली हुई है। अब लतिका जो है उसका मतलब कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, वो विलेन ही है। वो मंदिर में राहुल को मारने की कोशिश करती है, पर नम्रता जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, वो अब सुधर चुकी है और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए वो राहुल को बचा लेती है। वो क्या करती है, एक त्रिशूल उठाती है और लतिका के पेट में घोंपकर उसे दीवार से टांग देती है। जिसके बाद इंद्र अपनी बीवी लतिका को ऐसे मरते हुए देखकर बिल्कुल व्याकुल हो जाता है और मतलब चाकू उठाकर नम्रता के पेट में घोंप देता है, जिसके बाद नम्रता और लतिका दोनों मर जाते हैं। एंड फिर वहाँ गाँव वाले पहुंच जाते हैं, मंदिर को घेर लेते हैं। तो इंद्र जो है वो ये स्टेटमेंट देता है कि मैंने पूरे गाँव में बॉम्ब लगा रखे हैं, उड़ा दूंगा गाँव को। एंड इसके बाद एक चमत्कार होता है। इस पूरे सीजन में ना थ्रू आउट एक मिस्टीरियस ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम था रुद्र, जो खुद को भगवान का संदेशवाहक बोलता था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान काल भैरव नीचे आए हैं ऐसा दिखाया है। और उनके साथ शंभू बाबा भी होते हैं, जो पहले तो दिखाए गए हैं कि एक आश्रम चलाते हैं, वो एक बाबा हैं, लेकिन बाद में रिवील होता है कि वो भगवान काल भैरव के वाहन हैं। जिसके बाद भगवान काल भैरव उस इंद्र का काम तमाम करते हैं, सारे शिवलिंग को मंदिर में वापस स्थापित करते हैं और गाँव में शांति लाकर गायब हो जाते हैं। ओके, सो सेकंड सीजन की कहानी शुरू होती है 1868 में। लाली नाम की एक औरत अपने बच्चे को लेकर राजा विक्रम सिंह और उसके सैनिकों से भाग रही थी। एंड उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो काल भैरव मंदिर में शरण ले लेती है। पर राजा वहाँ पहुंच जाता है और वो बदमाश राजा उसके साथ जो बच्चा होता है उसको मार देता है और लाली के साथ जोर जबरदस्ती करता है। एंड जब तक सारे विलेजर्स वहाँ पहुंचते हैं, वो लाली के साथ जोर जबरदस्ती करने के बाद, उसका फायदा उठाने के बाद उसके पेट में छुरा घोंप देता है। तो मरते मरते लाली उस पापी राजा को और उसके पूरे खानदान को श्राप देकर जाती है कि इस राजवंश का कोई भी वारिस अपने 30वें जन्मदिन तक नहीं बचेगा, उससे पहले ही मर जाएगा और तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाओ प्रेजेंट डे में। एक लड़का है वीरवर्धन, जो कि उसी पापी राजा का वारिस है और वो भोपाल में मजे से रह रहा है अपने कनकगढ़ वाले श्रापित महल से दूर। और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है आर्ची, जिसको वो प्रपोज कर रहा होता है कि तभी उसके बड़े भाई यशवर्धन का कॉल आता है, जो कि उसे उस श्राप की याद दिलाता है। मतलब उसे ये तो पता है कि उनके ऊपर एक श्राप चल रहा है। अब यशवर्धन जो है वो अपना 30वां बर्थडे मनाने वाला होता है और महल के अंदर छुप जाता है, ताकि वो बर्थडे का दिन कैसे भी करके निकल जाए और ये श्राप उसको इफेक्ट ना करे। अब वो कॉल पे वीर से कहता है कि तुम भी यहाँ आ जाओ, तो वीर भी महल पहुंच जाता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि कनकगढ़ छोड़ के चला क्यों नहीं जाता। शायद हो सकता है श्राप असर ना करे, उल्टा वीर को ही कनकगढ़ बुला रहा है। एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ दिखाया है कि ये वहां से जाने की कोशिश करेगा तो गाँव वाले इसको जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि फिर इस सब के रेपरकशंस गाँव वालों को भुगतने पड़ेंगे। एंड कुछ ही मिनट्स बचे होते हैं उसका 30वां साल खत्म होने में, कि तभी कहीं से एक त्रिशूल आता है और यशवर्धन की पीठ में घुस जाता है और यशवर्धन ऑन द स्पॉट मर जाता है। और इसी मर्डर की जांच करने आता है एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम होता है सुमेर सिंह। लेकिन कुछ ही दिन में वो पुलिस ऑफिसर भी गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है, कौन गायब करता है, वो तो मैं आगे बताऊंगी। और लोग बोलने लगते हैं, गाँव वाले बोलने लगते हैं कि काल भैरव ने सजा दी है, काल भैरव ने सजा दी है। तो वीर डर जाता है। तो वीर के साथ ना गाँव में आर्ची और उसका फ्रेंड है केदार, वो भी होते हैं। तो वो केदार को बोलता है कि आर्ची को
तुम एयरपोर्ट छोड़ाओ, उसे बस गांव से बाहर ले जाओ। पर आर्ची को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जिसमें कोई बोलता है कि नागवेली के किसान वीर पर हमला करने वाले हैं। तो आर्ची डर जाती है और वीर को बचाने के लिए वापस भागती है। एंड वहां पर वीर जब यशवर्धन का अंतिम संस्कार कर रहा होता है तो वहां पर गुंडे आकर हमला कर देते हैं, पर आर्ची की वजह से वीर बच जाता है। तो वीर समझ जाता है कि यहाँ से तो अब निकलना पड़ेगा, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। तो वो आर्ची को बोलता है तुम निकलो, मैं 2 दिन में भोपाल में मिलता हूँ तुमसे। पर जो महल की महारानी है यानी कि वीर की माँ स्वामिनी देवी, उनको पता चल जाता है कि वीर गांव से बाहर जाने वाला है। तो वो अपने सिक्योरिटी से बोलती है कि वीर को रोको, वो किसी भी हाल में गांव से बाहर ना जाने पाए। लेकिन वीर गार्ड्स को उल्लू बनाकर निकल जाता है। अब ये जो महारानी है ये वीर को क्यों रोक रही थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, आगे पता चल जाएगा तुम्हें। जिसके बाद गाँव में अजीब इंसिडेंट्स होने लगते हैं, लोग दिए में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिसके बाद गाँव वाले डरकर मंदिर में शरण ले लेते हैं। तो महारानी ये प्लान बनाती है कि कैसे भी करके आर्ची को जाल में फंसाओ ताकि वीर हमारे पास ही आएगा फिर घूम के। और उनका प्लान कामयाब होता है विद द हेल्प ऑफ केदार, जो आर्ची का फ्रेंड था। वो आर्ची और वीर को धोखा देकर गांव वालों से मिल जाता है और वो आर्ची को कनकगढ़ बुला लेता है। इस चक्कर में वीर भी उसके पीछे पीछे कनकगढ़ आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कनकगढ़ में तो भाई खतरा है। अब जब वीर गाँव में वापस आता है तो वो इस गाँव से भागने की सजा भुगतता है, जिसके बाद जो गाँव वाले दिए में बदल गए होते हैं ना, वो वापस से इंसान बन जाते हैं। अब क्या होता है, वीर के लिए एक स्वयंवर रखा जाता है जिसमें आर्ची के साथ साथ 4 और लड़कियां होती हैं जिनसे वो शादी कर सकता है। लेकिन शर्त ये थी कि उन्हें एक डेंजरस टेस्ट पास करना होगा जिसमें जान भी जा सकती है। तो वीर क्या करता है, बाकी 3 लड़कियों को तो काल भैरव मंदिर में छुपा देता है और आर्ची के साथ ये टेस्ट देने का फैसला करता है। लेकिन टेस्ट क्या था, टेस्ट ये था कि जो लाली थी ना, जिसने ये सब श्राप वगैरह दिया था, राजा विक्रम ने उसे मार दिया था, उसके पुराने श्रापित घर से भगवान काल भैरव की मूर्ति के पास से काली मिट्टी लेकर आनी है। तो आर्ची और वीर वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही सुपरनेचुरल घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। वीर देखता है कि उसके जो एंसेस्टर्स थे उनके बिना सर वाले भूत लाली की आत्मा के साथ पूजा कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, लाली की आत्मा ना जंगल में जा रही होती है। तो आर्ची सोचती है मैं भी इसके पीछे पीछे जाती हूँ और मैं माफी मांग लूंगी ताकि वीर और वीर के आने वाले बच्चे इस श्राप से मुक्त हो सके। तो वो ऐसा ही करती है, उसके पीछे पीछे जा रही होती है। वीर उसे देख लेता है, वो भी उसके पीछे पीछे भागता है, पर काल भैरव उस पर हमला कर देते हैं और वो जो त्रिशूल है उनका वो आर्ची पर लग जाता है और आर्ची मर जाती है। इधर वीर जो है उसको एक लड़की बचा लेती है जिसका नाम है भैरवी, जो ऐसा दावा करती है कि वो भगवान काल भैरव की बेटी है। अब इस बात पे पहले तो कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन वो महल के ऐसे ऐसे काले राज बताने लगती है कि सबके होश उड़ जाते हैं। इवन जो पुलिस ऑफिसर था ना, जो शुरू में लापता हो गया था, वो बोलती है कि वो अब एक कुत्ता बन चुका है और वो उसको वापस से इंसान बना देती है, जो वो एक्चुअली करती नहीं है। वो उसकी चाल थी, वो लोगों को गुमराह कर रही थी। उसने बस कुत्ते को कमरे से बाहर निकालकर चुपके से पुलिस वाले को अंदर ले आई थी कमरे में। तो सबको उस पर और भरोसा हो जाता है, जिसके बाद वो कहती है कि मैं आर्ची को भी जिंदा कर सकती हूँ, पर पहले ये जो राजवंश है ना, इसमें एक नाजायज वारिस है, उसे ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली आर्ची कभी मरी ही नहीं थी, वो जिंदा ही थी। सबको लग रहा था कि वो मर चुकी है, इसी बात का फायदा उठा रही है ये। अब ये नाजायज वारिस वाली जो बात है, ये सुनकर महल की जो दूसरी बहू है, यानी कि यश और वीर की जो मदर है स्वामिनी देवी, उनके अलावा जो दूसरी बहू है रेवती, उनको टेंशन हो जाती है, क्योंकि उनका जो बेटा है जय, वो असली रॉयल ब्लड नहीं है। वो महल की सिक्योरिटी का जो हेड है काशीनाथ ठाकुर, उनका बेटा है। अब जो केदार है वो इस वक्त जंगल में आर्ची को ढूंढ रहा है और जंगल में आर्ची को ढूंढते ढूंढते उसको वही कुत्ता दिखाई देता है जिसको सब लोग ऑफिसर सुमेर समझ रहे थे और जिसे भैरवी ने वापस से सुमेर बना दिया था, इंसान बना दिया था। तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके अलावा उन्हें जंगल में भैरवी दिखाई देती है एक ऐसी औरत के साथ जो लाली की तरह तैयार हुई है, लाली की आत्मा की तरह तैयार हुई है। तो उसे समझ में आ जाता है कि ये तो बहुत ड्रामा चल रहा है, ये भैरवी एक बहरूपिया, एक धोखेबाज है। तो सबको प्रूफ दिखाने के लिए केदार अपना फोन निकालता है और उसमें वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है इस सब की। अब रेवती ने अभी तक ये नहीं बताया होता है कि जय जो है वो काशीनाथ ठाकुर का बेटा है, मतलब नाजायज औलाद है। तो वीर पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि कौन नाजायज औलाद है और इस चक्कर में उसको पता लग जाता है कि केदार जो है वो एक्चुअली में उसका स्टेप ब्रदर है। उसके जो फादर है राज, उनका एक लड़की है कुनिका, उनसे अफेयर था। और केदार का एक छोटा भाई है नीरज, वो भी इसका स्टेप ब्रदर है। तो वीर को जब पता चलता है कि केदार जंगल में है तो उसे बचाने के लिए जंगल भागता है, पर अफसोस भैरवी के गुंडे केदार को पहले ही मार चुके होते हैं। अब भैरवी जो है उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपने मैजिक से आर्ची को वापस ले आएगी, तो वो आर्ची को वापस ले आती है और वीर खुश भी हो जाता है। एंड क्योंकि उसको पता नहीं होता कि भैरवी ने केदार को मरवाया है, तो वो भैरवी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने लग जाता है क्योंकि उसने भाई आर्ची को वापस लाया है। अब आर्ची और सुमेर भैरवी को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं वीर के सामने, लेकिन फेल हो जाते हैं। एंड लेटर आर्ची और वीर की शादी हो जाती है। उधर नीरज जो है केदार का भाई, वो अपने भाई के गम में भैरवी से हाथ मिला लेता है वीर के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, बिकॉज उसको लग रहा है कि इस सब के पीछे वीर का हाथ है, वीर की वजह से केदार मरा है। तो भैरवी वीर को मारने की कोशिश करती है,
लेकिन आर्ची उसे बचा लेती है और आर्ची को महल में एक गुप्त सुरंग भी मिलती है। और इसके बाद भैरवी क्या करती है, आर्ची और सुमेर को किडनैप कर लेती है और वहीं लेकर जाती है उस सुरंग में। और वहाँ वो लोग देखते हैं कि भैरवी का भी कोई बॉस है। वो किसी मास्क पहने हुए आदमी से ऑर्डर्स ले रही थी और जिसे वो भगवान बुला रही थी। और वो जो भगवान है वो वीर को मारने का ऑर्डर देता है भैरवी को। और इसी वजह से वीर को पता चल जाता है कि भैरवी उसके जान के पीछे लगी हुई है, वो अच्छी इंसान नहीं है। एंड फिर एंट्री होती है एक साधु की, जो इन सबको बचाने के लिए आता है और वो वीर को बताता है कि भैरवी बुरी नहीं है, भगवान ने उसका एक भाई है उसको हॉस्टेज बना रखा है, बंदी बना रखा है, जिसकी वजह से वो मजबूरी में ये सब कर रही है। तो वीर डिसाइड कर लेता है कि वो भैरवी के भाई को बचाएगा ताकि भैरवी को ये सब ना करना पड़े। और फिर वो भैरवी के भाई को जैसे तैसे करके बचा लेता है और आर्ची जो है वो उस भगवान का मास्क उतारती है। और फिर होता है बड़ा रिवील। ये जो भगवान नाम का पर्सन है वो कोई और नहीं बल्कि वीर की अपनी माँ महारानी स्वामिनी देवी थी। वो अपने ही बेटे को मरवाना चाह रही थी क्योंकि उसको एक तांत्रिक ने बोला था कि अगर तुम ऐसा करोगी तो ये श्राप की वजह से जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अब नहीं आएंगी। और जो उसके और भी बेटे मर चुके हैं वो भी वापस से जिंदा हो जाएंगे। इवन यश को भी महारानी स्वामिनी ने ही मारा था। अब इसके बाद महारानी का पर्दाफाश हो जाता है सबके सामने और महारानी की मौत हो जाती है। और जाते जाते एक भविष्यवाणी होती है कि हर हफ्ते रॉयल फैमिली का एक एक मेंबर मारा जाएगा। अब महारानी एक्चुअली मरती नहीं है, उसकी आत्मा अभी भी भटक रही होती है। ये आत्मा बनकर भी वीर को मारने की कोशिश करती है भैरवी के शरीर में जाकर, पर फेल हो जाती है एंड वीर की जगह खुद भैरवी मारी जाती है। जिसके बाद खुद काल भैरव आर्ची के सपने में आकर उसको एक सिग्नल देते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। तो आर्ची को एक दाढ़ी वाला आदमी मिलता है जो आगे चलकर राजगुरु निकलता है। और ये जो राजगुरु है इसने महल की प्रिंसेसेस को किडनैप करके रखा हुआ था और केदार को भी मारा था क्योंकि लाली जो है वो कोई और नहीं राजगुरु की अपनी बहन थी। उसने बदला लेने के लिए किया था ये सब। अब कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। जो वीर है उसको एक फाइनल सीक्रेट पता चलता है कि जो राजा था जिसने लाली के साथ गलत किया था मंदिर में वो एक्चुअली रॉयल ब्लड था ही नहीं। तो फिर ये असली मास्टरमाइंड कौन है? असली मास्टरमाइंड है ब्रह्मनंद। अब ये ब्रह्मनंद कौन है? ब्रह्मनंद जो है ये लाली का इवल वारिस था जो शुरू से पर्दे के पीछे बैठकर सभी को कठपुतली की तरह नचा रहा था ताकि पूरे राजवंश को बर्बाद कर सके। लेकिन आखिर में जीत तो अच्छाई की होती है। तो वीर और आर्ची भगवान काल भैरव का आशीर्वाद और अपनी समझदारी से ब्रह्मनंद को हरा देते हैं, श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब अगर तुम्हें और भी ज्यादा मिस्टीरियस थ्रिलर और स्कैरी शो देखना है और अगर तुम नजर में मानते हो कि नजर लग जाती है लोगों की खुशियों को, ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए, ज्यादा बताना नहीं चाहिए, तो इस पर सोनी ने एक शो बनाया था अनामिका नाम का जिसकी स्टोरी पे मैंने वीडियो बना रखा है। तो वीडियो स्क्रीन पे लगा रही हूँ, इंटरेस्ट हो तो चला लेना।